सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाजरीन, हसद एक बहुत बड़ी बीमारी कह लें तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है, खाली कर देती है। हासिद शख्स से मुखालिफ की कामयाबी कभी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती और बजाय वो अपने मुखालिफ से फेयर कंपटीशन करने के उसको नाकाम करने की कोशिश करता है और वो कोशिश साजिश की हद तक करनी पड़े तो करता है, जबकि हासिद को इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। लेकिन हासिद ये सोचता नहीं है कि बगैर फ़ायदे के वो कर रहा है। किसी की नाकामी आपकी जीत का नकारा नहीं होती। हसद की आग एक ऐसी आग है जो हसद करने वाले की सोचने समझने की सलाहियत को खा जाती है, ख़त्म कर देती है, उसको मेहनत की बजाय साजिश करने पर मजबूर करती है। अच्छा, हसद करने वाला जिससे हसद करता है ना उसकी खूबियों का एतराफ़ करता है, ना उसके अच्छे फ़ेल की तारीफ़ करता है। उस पर बस एक ही धुन सवार होती है कि किसी तरह अपने मुखालिफ को ज़ेर कर सके या फिर उसकी तज़लील कर सके, उसको ज़लील और रुस्वा कर दे किसी तरह अपने मुखालिफ को नुकसान पहुंचाने की हद तक की भी साजिश लोग करते हैं हसद में आके कि किसी तरह इसको नुकसान पहुंचे। लेकिन नाजरीन याद रखिएगा, हसद करने वालों का अंजाम आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द, कभी अच्छा हुआ हो ही नहीं सकता। कभी भी हासिद का अंजाम अच्छा नहीं होता। हसद करने वाले अपने मुखालिफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में सबसे ज़्यादा पता है किसका नुकसान करते हैं? खुद का, अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसी पर मुझे एक वाक़या याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बड़ा आप इंटरेस्टिंग वाक़या है, आप ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वाक़या ये जी कि एक नेक शख्स किसी बादशाह के पास नसीहत करने के लिए बैठा करता था और वो उससे कहा करता कि अच्छे लोगों के साथ उनकी अच्छाई की वजह से अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफ़ी है। एक जाहिल दरबारी को उस नेक शख्स की बादशाह से कुर्बत नहीं पसंद थी और उस पर बहुत हसद करता था, तो उसने उसके कत्ल की साजिश तैयार करना शुरू की। और एक दिन उसी साजिश का हिस्सा था कि उसने बादशाह से कहा, यह शख्स आपको बदबूदार समझता है और इसकी दलील ये है, कहा कि आप कल इसको अपने ज़्यादा करीब कीजिएगा। जब ये आपके करीब होगा तो वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि आपकी बदबू से बच सके। बादशाह ने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं खुद उसे देख लूँगा। ये साजिशी वहाँ से निकला और उस नेक शख्स को अगले दिन अपने घर दावत पर बुलाकर लहसुन खिला दिया। लहसुन। वो नेक आदमी वहाँ से निकल कर बादशाह के पास आया और हस्बे आदत बादशाह से कहा कि अच्छों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे को अनकरीब उसकी बुराई ही काफ़ी है। तो बादशाह ने उससे कहा, मेरे करीब आओ। वो करीब आया तो उसने इस खौफ से अपनी नाक पर हाथ रख लिया कि कहीं बादशाह लहसुन की बदबू ना सूंघ ले। तो बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि फला आदमी ने जो मुझे बताया वो तो सच कहा था कि ये मुझे बदबूदार समझता है। उस बादशाह की आदत थी कि वो किसी के लिए अपने हाथ से सिर्फ इनाम देने का ही फरमान लिखा करता था, लेकिन अब की बार उसने अपने एक गवर्नर को अपने हाथ से लिखा कि जब मेरा ख़त लाने वाला ये शख्स तुम्हारे पास आए तो इसे कत्ल कर देना और इसकी खाल में भूसा भर के मेरे पास भेज देना। अच्छा, उस नेक शख्स ने वो ख़त लिया और दरबार से निकला तो वही साजिशी शख्स उसे मिला। वो साजिश करने वाला शख्स जिसने उसे लहसुन खिलाया था वो उसे मिला। उसने पूछा, ये ख़त कैसा है? नेक शख्स ने जवाब दिया, शायद बादशाह ने मुझे इनाम लिख कर दिया है। साजिशी शख्स ने कहा, ये मुझे दे दो। तो उस नेक शख्स ने बाखुशी कहा कि तुम ले लो। फिर जब वो शख्स ख़त लेकर आमिल के पास पहुंचा तो उस आमिल ने उससे कहा कि तुम्हारे ख़त में लिखा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं और तुम्हारी खाल में भूसा भर के बादशाह को भेज दूं। उस शख्स ने कहा कि ये ख़त मेरे लिए नहीं है, मेरे मामले में अल्लाह से डरो ताकि मैं बादशाह से रब्ता कर सकूं। तो आमिल ने कहा कि बादशाह का ख़त आने के बाद उससे रुजू नहीं किया जा सकता, लिहाजा आमिल ने उसे कत्ल करके और उसकी खाल भूसे से भरकर बादशाह को भेज दी। फिर वही नेक शख्स हस्बे आदत बादशाह के पास आया और अपनी बात दोहराई, अच्छों के साथ अच्छा सलूक करो। तो बादशाह ने
हैरत ज़दा होकर उससे पूछा, तुमने ख़त का क्या किया? उसने जवाब दिया कि मुझे फ़लाँ शख्स मिला था, उसने मुझसे वो ख़त मांगा तो मैंने उसे बाखुशी वो ख़त दे दिया। तो बादशाह ने कहा, उसने तो मुझे बताया था कि तुम कहते हो कि मेरे जिस्म से बदबू आती है। तो उस नेक शख्स ने जवाब दिया कि खुदा जानता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। फिर बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी नाक पर उस दिन हाथ क्यों रखा था? उसने बताया कि उसी शख्स ने मुझे लहसुन खिला दिया था और मैंने पसंद ना किया कि आप उसकी बदबू सूंघें। बादशाह ने कहा, तुम सच्चे हो, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। बुरे आदमी की बुराई उसे पहुंच चुकी है। अब आपको समझ आई, यानी वही बुरा आदमी जो साजिशी था, कत्ल उसका हो गया क्योंकि खत उसके हाथ में था। यानी हसद करने वाले आखिर में अपने ही जाल में खुद फंसते चले जाते हैं, उनको निकाल कोई नहीं सकता, वो खुद अपने दुश्मन होते हैं। हासिद लोग हसद की आग में नाज़रीन इतना जल जाते हैं कि खुद ही जल जाते हैं, इनको निकालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हैरत मुझे इस बात की कि ये बात हमारे मुल्क के काबिल तरीन लोगों को समझ नहीं आती। हैरत मुझे इस बात की होती है और अक्सर होती है कि ये बात सादा सी बात है, इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती जो इस मुल्क के हाकिम रहे। ये मामूली सी बात उनको समझ नहीं आती जिन्होंने कौम को समझाने के ठेके लिए हुए बाकायदा। ये छोटी सी बात उन लोगों की समझ में नहीं आती जो बार बार इस मुल्क के मुस्तकबिल के मुहाफिज बने रहे और अभी भी ख्वाहिशमंद है कि मुस्तकबिल इनके हाथों में दे दे खेलने के लिए। और इन लोगों ने इस हसद को एक कौमी मसला बना दिया। यानी आज का हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा कौमी मसला, अगर आज की तारीख की बात करूं तो वो हसद भी है। पाकिस्तान का एक नेशनल इशू बन चुका है हसद, जेलसी। मुखालिफिन पर तनकीद करना जायज़ है, मुखालिफिन से मुकाबला करना भी जायज़ है, मुखालिफ से आगे बढ़ने की लगन भी किसी हद तक जायज़ है, जिसको हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। लेकिन ये करो तो भी जायज़ तरीके से करो ना, जायज़ तरीका भी तो होना चाहिए जायज़ काम के लिए। वो कैसा जायज़ काम जिसके लिए तरीका जो है वो नाजायज़ हो? बड़ा आदमी कौन होता है नाज़रीन? बड़ा आदमी वो होता है जो अपने मुखालिफ के अच्छे काम, अपने मुखालिफ के अच्छे काम, अच्छे फेल, अच्छी बात, अच्छे फैसले की तारीफ़ करे। हर बात पर तनकीद तो बहुत ही छोटे लोगों का काम है। छोटे छोटे लोग हैं ना जो बिला वजह तनकीद करेंगे, काले को गोरा कह देंगे, गोरे को काला कह देंगे, क्योंकि आपको उस शख्स से ज़ाती किस्म की कोई रंजिश है, तो उसका इजहार आप हर चीज़ में करेंगे। अपनी राय के साथ तो ऑनेस्ट बनिए, ईमानदारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने इस मुल्क में भरपूर अपोजिशन की, अपने मुखालिफिन पर तनकीद की, इंतखाबात पर एतराज़ किया, एहतजाज भी किया। और इस वक्त पे मुझे PTI के एहतजाज और कई दूसरी चीज़ों पर यकीन जानिए इख्तिलाफ है, पहले भी था आज भी है। लेकिन PTI के एहतजाज को जो ज़िंदगी मिली, जो इमरान खान की बात की तस्दीक हुई, वो मरहला था पैनामा पेपर्स का। अगर आप याद करें, वो ना इमरान खान ने ईजाद किए थे, ना उनको अंदरूने मुल्क यानी विद इन द कंट्री किसी ने बनाया था। ये एक आलमी इंकशाफ था ना, एक आलमी इंकशाफ जिसने PTI की अपोजिशन को या फिर उसके मंशूर को अगर कह दें कि जस्टिफाई किया तो गलत नहीं होगा। फिर इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई, अपोजिशन गई नून लीग और तीर वालों के पास यानी पीपल्स पार्टी के पास। अपोजिशन का काम क्या होता है? तनकीद करना, और वो भी तामीरी तनकीद। बल्कि ये अपोजिशन का अगर हक कह दूँ तो गलत नहीं होगा, फ़र्ज़ भी कह दूँ तो भी गलत नहीं होगा, कि फ़र्ज़ है उनने खुलकर बोलना है, हुकूमत की इस्लाह करनी है। कई मौके ऐसे आए जब अपोजिशन ने तनकीद की और हमने भी मौजूदा हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, हम अक्सर करते हैं। लेकिन नीयत क्या है? नीयत वही थी कि हमारी तनकीद से हुकूमत अपनी इस्लाह करे, तनकीद बाराए इस्लाह, ना कि तनकीद बाराए तनकीद। अच्छा, बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन इससे आगे मामला ख़राब हुआ जब अपोजिशन के कुछ हलकों में मुखालफत के बजाय हसद नज़र आना शुरू होगी। मैंने जैसे कि कहा कि आजकल का हमारा बड़ा कौमी इशू हसद है, नेशनल इशू पाकिस्तान जेलसी बन चुका है, जेलसी। मामला तब बिगड़ा जब अपोजिशन के कुछ लोगों ने तनकीद की बजाय हसद करना शुरू कर दिया। मामला तब खराब हुआ जब अपोजिशन ने उन मामलात पर भी सियासत की, उन चीज़ों पर भी तनकीद की जिन पर तनकीद का जवाज़ ही नहीं बनता था। ये बात साबित कब हुई? उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर और इस्लाम का मुकदमा लड़ा। पूरी दुनिया ने इमरान खान की तकरीर पर किन ख्यालात का इजहार किया, पहले वो आपको मैं दिखाती हूँ। ज़रा रज़ा चलाइएगा अगर आपके पास स्क्रीन शॉट्स पे आप चलाना चाहें। भारत का अखबार है जी हिंदुस्तान टाइम्स, क्या कहता है, क्या लिखता है? इमरान खान प्रेडिक्ट्स ब्लड बाथ इन जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया टुडे कहता है कि
کہ PM عمران خان brings up کشمیر پاکستانی, اور اس کے علاوہ الجزیرہ کیا لکھتا ہے جی, PM warns of bloodbath in کشمیر, India's Modi silent. خلیج ٹائمز لکھتا ہے جی, اور نیو یارک ٹائمز ہے اس نے بھی بڑا کھل کر لکھا, انہی خیالات کا اظہار کیا. ہر اخبار کی سرخی کہہ دیں, ہیڈ لائن کہہ دیں, ہر اخبار کی خبر کیا کہتی رہی کہ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑا اور بہت بہترین انداز میں لڑا. عمران خان نے مقبوضہ کشمیر پر دنیا کو خبردار کیا. عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر جنگ سے خبردار کیا. اور ایک اور اخبار ہے جس کا سلائیڈ شو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, رضا یہ چلائیے گا ذرا, دی پرنٹ. یہ مودی کے بارے میں لکھتا ہے, مودی جو کہ کشمیر کا قصاب بنا ہوا ہے. نو ٹریڈ ڈیل, نو کشمیر ون, نو انویسٹمنٹ, بٹ بی جے پی سیلیبریٹنگ مودی ریٹرنز فرام US. یعنی مودی کا دورہ امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا. اور اس خبر کو ٹویٹ کیا ہے کس نے جی, ایک بھارتی صحافی نے. ہمارا دشمن ملک بھارت, وہاں کے صحافی نے جو کہ صحافت تھا, اس نے اس کو ٹویٹ کیا. یعنی عالمی اخبارات, غیر جانبدار بھارتی صحافی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا جو مقدمہ ہے بھرپور انداز میں انہوں نے لڑا. یہ وہ غیر ہیں ناظرین, یہ وہ پرائے ہیں, بلکہ وہ ہیں جو کہ دشمنی کی حد تک اختلافات رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان کی تقریر صرف تقریر نہیں تھی, ایک وارننگ تھی, ایک حقیقت تھی, ایک خطرے کی گھنٹی تھی, ایک پیغام بھی تھا, ایک میسج تھا کلیئر کٹ, ایک اعلان تھا. لیکن حسد کی معراج دیکھیے, حسد کی معراج ہی کریکٹ ٹرم ہے, حسد کی معراج پہ جو لوگ پہنچ کے دیکھیے کہ ہمارے اپنے جو ہمارے اپنے ہیں, یعنی ہم بھی پاکستان وہ بھی پاکستان, ہم بھی پاکستانی وہ بھی پاکستانی, کشمیر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بنے گا, ان کو بھی کہنا چاہیے بطور پاکستانی, لیکن اپنے جب پرائے ہو جائیں یا کہتے ہیں کہ خون سفید ہو جائے, یہ وہ پاکستانی ہے جو پاکستانی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں. بلاول زرداری کا کلپ چلائیے گا رضا. کون ہے ناظرین؟ یہ ہمارے اپنے ہیں, میں بھی پاکستان, یہ بھی پاکستان, عمران خان بھی پاکستان. اور کشمیر کا مقدمہ کس نے لڑا؟ عمران خان نے, جو کہ ایک پاکستانی ہے. ہم ان کی تعریف کریں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں. یہ بلاول زرداری بھی خود کو پاکستانی ہی کہتے ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ان کے پاکستانی ہونے پر, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ پاکستانی ہیں. عمران خان کشمیر فتح کر کے بھی آ جاتے ہیں نا, تو بلاول صاحب آپ پتہ کیا کہتے ہیں, عمران خان نے کشمیر کو فتح کر کے بہت غلط کیا. ہم بات کر سکتے تھے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, ایک جمہوری ملک جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, جمہوری ریاستیں مسائل کا حل سیاسی طور پر نکالتی ہیں, نہ کہ ان کا کوئی فوجی حل ہوتا ہے. بلاول نے تب بھی یہی کہنا تھا, یقین جانیے, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں کہ اس بلاول نے, ان بلاول صاحب نے تب بھی یہی کہنا تھا. دوسری بات, بلاول صاحب سندھ کے ترجمان ہیں, آپ سندھ کے ترجمان 12 سالوں سے, وہ جس طرح تقریر کرتے ہیں جی, ان کی بات سندھ کے عوام کو سمجھ آتی ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے, سندھی بھی سمجھ پاتے ہیں کہ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کتنے پاکستانی ان کی بات کو سمجھتے ہیں. ہاں اب قدرے بہتر ہو گئی ان کی اردو, لیکن پہلے کتنے لوگ سمجھ پاتے تھے. آج کل تو لوگ بچوں کو ٹی وی کے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں جب بلاول کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بولنا کیا چاہ رہے ہوں گے اور منہ سے کیا نکل جائے گا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تقریر اچھی نہیں کی. چلیں اب میں کچھ پوچھنا چاہوں گی آپ سے بلاول صاحب, اب آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے نا ذرا بتائیے گا کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں, اور جب ٹائم ملے تو ذرا جواب دیجیے گا ان باتوں کا. آپ بتا دیتے عمران خان صاحب کو کہ کیسی تقریر کرنی تھی. بلاول صاحب کیا کہتے ہیں عمران خان اقوام متحدہ میں جا کے, کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ مسائل کو. کشمیر کی بات تو عمران خان نے بھرپور انداز میں کی, اور بلاول صاحب کی جو بصارت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس بات کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے. اس کے علاوہ کون سے مسائل تھے جن پر عمران خان نے بات نہیں کی؟ عمران خان اقوام متحدہ میں جا کے کیا بتاتے؟ میں کچھ پوچھوں گی آپ سے بلاول صاحب, آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. عمران خان اقوام متحدہ میں جا کے بلاول صاحب کیا بتاتے؟ کیا یہ بتاتے کہ ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے, بڑا صوبہ جس کو سندھ کہا جاتا ہے, ہمارا سندھ بہت غریب ہے, لیکن وہاں میرا نانا بھٹو ابھی تک زندہ ہے, پورا سندھ مر گیا لیکن وہاں پہ غربت نے لوگوں کو مار دیا, لیکن میرا نانا بھٹو زندہ ہے, لیکن سندھ کا بچہ کتے کے کاٹنے سے مر رہا ہے کیونکہ اس کی دوا سندھ کے کسی ہاسپٹل میں موجود نہیں, لیکن میرا نانا بھٹو اس سندھ میں آج بھی زندہ ہے. کیا عمران خان بلاول صاحب اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ 12 سال سے سندھ میں جمہوریت بحال ہے لیکن عوام بدحال ہے؟ عمران خان صاحب کو اپنی تقریر میں شاید یہ بھی بتانا چاہیے تھا بلاول صاحب کہ ویسٹ میں اتنے بینک نہیں ہیں
जितने जाली बैंक अकाउंट्स हमारे सिंध में पाए जाते हैं। और बिलावल साहब, मेरे ख्याल से इमरान खान को ये भी बताना चाहिए था कि मगरिब में लोग, जो मगरिब है, वेस्ट है, वहाँ पे लोग अवाम के मुस्तकबिल के लिए सियासत करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की मरहून मिन्नत की वजह से हमारे मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ अब सियासत करने के लिए कचरा ही बचे। और इमरान खान साहब को शायद ये भी बताना चाहिए था कि सिंध का 52% बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। इमरान खान को ये भी बताना चाहिए था बिलावल कि 12 साल से जमहूरी लोग जिस सूबे के ठेकेदार हैं, वहाँ ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, ना अस्पतालों का, ना तालीम का, ना सेहत का, ना कानून का, ना इंसाफ का। बेटियाँ सड़कों पर इंसाफ मांगती फिरती हैं उस सूबे में जहाँ भुट्टो जिंदा है, बेटे कुत्ते के काटने से मर जाते हैं उस सूबे में जहाँ पे आपका नाना जिंदा है, मरीज अस्पताल जाने से बेहतर खुदकुशी करना पसंद करते हैं उस सूबे में जहाँ पे आपके नाना भुट्टो जिंदा है। भुट्टो के नाम पर बनाए जाने वाले तमाम तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, वो भी आपकी फखरिया पेशकश है, तब भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। और सबसे अहम बात जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में की, जो नहीं की तकरीर में उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने जुर्म कर दिया अपनी तकरीर में। वो अहम मसला नहीं उन्होंने डिस्कस किया, वो क्या था? वो ये था जो उनको करना चाहिए था बिलावल, कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। तो पानी तो फिर ज़्यादा आएगा जब ज़्यादा बारिश आएगा, तो लोगों के घरों में वो पानी आ जाता है, लोग घर से बाहर आता है तो उनको करंट लग जाता है और इस तरह लोग मर जाते हैं। लेकिन बिलावल का नाना भुट्टो जिंदा है, लोग करंट लग लग के मरे, लेकिन बिलावल का नाना भुट्टो जिंदा रहना चाहिए, जिसके नाम पे बिलावल और उसकी पता नहीं कितनी अगली नस्लों ने वोट लेना है। बिलावल साहब, आप कहीं तो समझदारी का मुजाहिरा कीजिए, आप कहीं तो सही बात करने का हौसला पैदा कीजिए। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सा इख्तिलाफ है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये कौन सी तनकीद है, ये कौन सा जवाज है, ये कौन सा इल्जाम है, ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? फिर इस पॉलिटिक्स का नाम वाकई डर्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी वो होता है जो अपने मुखालिफ की तारीफ करे, जहां बनती है करे ना, कि मुखालिफ है, मिनू जहर लगता है पर एक काम मैंने चंगा कर दिता अपनी जिंदगी च, करे तारीफ, हौसला पैदा करें, बने बड़े आदमी अपने नाना की तरह। अपने नाना के नाम पे कब तक वोट लेंगे? बने ना बड़े आदमी। बड़ा आदमी कौन होता है? वो होता है जो ये ना देखे कि कौन क्या कह रहा है, ये देखे कि कौन कौन सी बात कितनी सही कह रहा है, ये ना देखे कि मेरा मुखालिफ है तो ये बात कह रहा है, ये देखे मेरा मुखालिफ है लेकिन बात बड़े पते की कह रहा है। जिस तकरीर को आप तकरीर मानने पर तैयार नहीं है, उस तकरीर को दुनिया ने एक पैगाम समझा। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक, वो है हसद। आप लोग हसद में जल रहे हैं। ये जेलसी जो है ना, ये आप लोगों को खा जाएगी। आधा तो खा चुकी है कि आप सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुके हैं। ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये हसद है, ये हसद है, ये हसद है, ये जेलसी है। और ये जो जेलसी है, ये जो हसद है, ये सिर्फ बिलावल जरदारी की सियासत में शामिल नहीं, बल्कि एक और महान शख्सियत है जिनको मैं कौमी हासद का लक़ब दे रही हूँ आज नाजरीन। आज से जिस तरह हम नेशनल अरस्तू कहते हैं पाकिस्तान का, किसको? एहसन इकबाल को। आज मैं कह रही हूँ कि नेशनल जेलस पर्सन जो पाकिस्तान का है, या कौमी हासिद, नेशनल हासिद, वो कह दूँ इसको तो गलत नहीं होगा। कौन है वो नेशनल हासिद जिसको आज हम अपने ऐसे नहीं चलेगा में खिताब दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कौमी हासिद है? जरा क्लिप चलाइएगा नाजरीन, नाजरीन को दिखाइए रजा, नाजरीन भी जाने क्या करें किसको कह रहे हैं कौमी हासिद। 2 नहीं 3, दोबारा सुनिए मौलाना साहब, 2 नहीं 3। अमेरिका का, भारत और मौलाना फजलुर रहमान, 3 लोग इस बात से वाकिफ होंगे या फिर हो सकते हैं जो राज मौलाना फजलुर रहमान साहब फाश कर रहे थे। इन मौलाना साहब को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए 10 साल तक कश्मीर कमेटी की कुर्सी पर सोते रहे, घोड़े बेच के आराम करते रहे। इसलिए मैं इनकी मुश्किल आसान करके इमरान खान की तकरीर के कुछ अहम पॉइंट्स इनको बता देती हूँ। मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, जब इनके बारे में बात करती हूँ तो जिसको जानते हैं कहते हैं कि एनो चुप करा लो, इस लड़की को जरा चुप करवा लो। चुप नहीं करूंगी मैं मौलाना साहब, जहां गलत बात करेंगे करेंगे तनकीद आप पे। इमरान खान ने 7 दिन में इस्लाम, अब सुनिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब, उर्दू में बता रही हूँ, अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू सुनिएगा। इमरान खान ने 7 दिन में इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर का कमाल मुकदमा लड़ा। हजम हो रही है बात मौलाना साहब? कमाल मुकदमा। 49 मिनट 41 सेकंड की तकरीर, 49 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स की जो तकरीर है, उसका आगाज बिस्मिल्लाह से बात शुरू की।
ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों से बात शुरू की, जिनके बारे में मौलाना साहब यकीनी तौर पे लाइल्म होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामोफोबिया और फिर मकबूजा कश्मीर, दो टोक अंदाज, दिलेराना मौक़िफ़, बहुत दिलेराना, बहादुरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ कश्मीर पर जो उन्होंने बात की और उसकी अमली कार्रवाई का वक्त उन्होंने कब है। और मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का इम्तिहान है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में 80 लाख कश्मीरी कैद हैं, इस तरह बरतानिया में 80 लाख जानवर भी कैद होते, दुनिया में क़यामत आ जाती। सोचिए, जिस तरह 80 लाख कश्मीरी कैद हैं, अगर 8000 यहूदी कैद होते तो ना जाने अब तक क्या से क्या कुछ हो जाता। क्या मुसलमान चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड है? उन पर जुल्म, क्या जुल्म नहीं होता? मतलब मुसलमानों पे आप जुल्म कर रहे हैं, जानवरों पे भी आप इतना ख्याल करते हैं, और मुसलमानों पे जो जुल्म है वो जुल्म नहीं है। हम पर जंग मुसल्लत हुई तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह। मोदी हिटलर और फाशिस्ट मुसलमानों का कातिल, दुनिया की जिम्मेदारी है कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को उनका हक दे। ये वो बातें हैं जो इमरान खान ने, सिर्फ पाकिस्तान का ग्रेट लीडर नहीं इमरान खान मेरी नज़र में, इस टाइम पे उम्मत मुसलमानों का ग्रेट लीडर उभरा है इमरान खान की शक्ल में, जिसके लिए मुझे इसलिए फ़ख्र है कि वो मेरे मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में बातें की, वो मैंने तमाम बातें बताई। मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, ऐसा ही है, आप पता नहीं किस मुंह से कहेंगे। और मौलाना के इस यहूदी एजेंट ने, सो कॉल्ड मौलाना के यहूदी एजेंट ने जिस तरह अमरीका में इस्लाम का मुकदमा लड़ा, क्या बात है खान साहब आपकी। मौलाना फजल रहमान से पूरी उम्र ये ना हो सका, उनको चाहिए कि इमरान खान की तकरीर का उर्दू में तर्जुमा करवा कर सुने कि किस जोश और जज्बे से अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया। मौलाना साहब क्या कहूँ मैं आपको, शर्म आपको नहीं आती? बाकी छोड़ें, अमेरिका के 7 दिनों में जो इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के लिए कर दिया, मौलाना फजल रहमान साहब दिल पे हाथ रखे नाजरीन, क्या 10 सालों में कर सके? जबकि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, मरात इंजॉय की, सब कुछ इंजॉय किया, और एक विफाकी वजीर के बराबर ये मरात इंजॉय करते रहे। और यकीन जानिए, जिसने मौलाना के बाहैसियत चेयरमैन कश्मीर कमेटी का रिकॉर्ड देख लिया, वो अगले 10 साल तक मायूस रहेगा, डिसअपॉइंटेड रहेगा। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब अपना आज़ादी मार्च तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पर करने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का वकील बना, जो दुनिया को रसूल से अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का बता रहा था, समझा रहा था, कह रहा था कि खबरदार कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में हैं, तमाम मुसलमानों के दिल में है, तौहीन का सोचना भी ना। उस इमरान खान के खिलाफ ये मौलाना फजल रहमान साहब आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पर। क्या ये सियासत है? क्या ये जमहूरियत है? क्या ये तरीकाकार सही है? क्या इसको हसद नहीं कहेंगे? मौलाना साहब एक कौमी हासिद हैं, कौमी हासिद हैं जो अपने इक़्तिदार की लालच में, इस्लामाबाद के लालच में इस्लाम को जवाज़ बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वो नाकाम शख्सियत हैं जिनके पास अब सिवाय मज़हब कार्ड के कुछ नहीं बचा बेचने के लिए, सिवाय इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी के कुछ नहीं बचा बेचने के लिए, सिवाय इंतशार के या आग लगाने के कुछ नहीं बचा इन मौलाना फजल रहमान साहब के पास। क्योंकि अब अपोजिशन के भी बहुत सारे लोग सियासत और तनकीद नहीं बल्कि हसद करने पर उतर आए। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि हुकूमत कायम ना रहे, वो इस कोशिश किसी भी तरह हुकूमत गिरा दी जाए, चाहे इसके लिए मज़हब कार्ड ही इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अपोजिशन की जानिब से जी वज़ीर आज़म के जो कामयाब दौरा है, उसके बाद मुल्क में यकजहती की फ़ज़ा को सबूताज़ करने की बाकायदा एक और कोशिश देखी गई है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें PTM के अरकान असम्बली की पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ जहर आलूद तकारीर सुनी गई। और हैरत की बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि खुद को बहुत मंजी हुई जमातें कहती हैं, जो कि नो डाउट हैं भी, वहाँ पर बहुत सीजन पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद किए सियासत करके, कुछ के तो बाल ही सॉरी टू से झड़ गए सियासत करके, क्योंकि नेगेटिव वे में नहीं कह रही, लेकिन वो लोग
अरकान असम्बली जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर आलूद तकारीर हो रही थी, बजाय चुप करवाने के डेस्क बजाकर महजूज हो रहे थे, दाद दे रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और मोहसिन दावड़, अली वजीर पाकिस्तान के कौमी तराने के बाद ऐवान में, ये कोई हैरान कुन बात मेरे लिए नहीं है नाज़रीन, शायद आपके लिए भी बड़ी खबर नहीं होगी कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉपर एजेंडा करते दिखाई दे रहे हैं, वो कौमी तराना भला क्यों सुनेंगे? तराना खत्म होगा तभी वो अंदर एंट्री मारेंगे। हमारे साथ सदीक जान हमारे नुमाइंदे मौजूद है। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, दुनिया में हमारी इज्जत अफजाई हो रही है, दुनिया पंजाबी से कहते हैं बल्ले बल्ले करन दे ने कि इमरान खान क्या ग्रेट लीडर मिल गया पाकिस्तान को। सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के साथ पूरी उम्मत मुसलमा का लीडर बन के उभरा इमरान खान। लेकिन हमारे अंदर के लोग इनको हसद मारे चली जा रही है। मतलब कौमी असम्बली में इस तरह के मनाजिर पेश देखे जा रहे थे, जहर आलूद तकारीर की जा रही हैं और डेस्क बजा बजा के उनको दाद दी जा रही है। सॉरी टू से बहुत कड़वी बात करने जा रही है, इस पर बहुत से सियासतदानों को गुस्सा भी आएगा। ये पाकिस्तान की असम्बली थी ना, कोई भारत की असम्बली तो नहीं थी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया, उसके बाद जो एक माहौल पूरे मुल्क के अंदर था, और ये देखें कि वो लोग जो चाहे महंगाई की वजह से इफेक्टेड हैं, हालात मुश्किल हैं, जैसे तैसे भी हैं, लेकिन इस मामले में पूरी कौम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही थी, उनके साथ खड़ी थी कि उन्होंने जिस तरह से जाके इंसानियत की बात की, कश्मीर की बात की, इस्लाम की बात की, तो वो एक आलमी लीडर के तौर पर उभर के सामने आए हैं और पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से इस्लाम की बात की। बहुत कम ऐसे मौके आए कि इस तरह से किसी भी मुसलमान हुक्मरान की जानिब से इस तरह से बात की गई। उसके बाद आज इजलास था कौमी असम्बली का, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में आज जो बड़ा इशू रहा वो था PTM के 2 अरकान जो कि ज़मानत पर रिहा हुए, मोहसिन दावड़ और अली वजीर। उन्होंने इदारों के खिलाफ जहर आलूद तकारीर की, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात पे अपोजिशन अरकान डेस्क बजाकर उनको दाद देते रहे। बल्कि पहले तो नवीद कमर साहब ने मुबारकबाद पेश की उनको रिहाई पे, ऐवान में आने पे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी, शहबाज शरीफ उनकी नशस्तों पे गए, जाकर मिले। और उसके बाद किसी अपोजिशन की जानिब से उनकी जो इदारों के खिलाफ बातें थी, किसी ने उनको निगेट नहीं किया, किसी ने उनकी मजम्मत नहीं की। अलबत्ता हुकूमती जो डेस्क हैं वहाँ से मुराद सईद हों, परवेज़ खटक हों, इजा हों, जो वज़ीर दाखिला हैं, बल्कि वज़ीर दाखिला ने तो ये भी कहा कि एनफ इज़ एनफ। अब जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें करते हैं उनके साथ किसी तरह की बात नहीं होगी। और ये परवेज़ खटक ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हमने आपसे कई बार बात की है, मुलाकात की है, हम आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपना एजेंडा बता दीजिए, आप बताएं आपको मसाइल क्या हैं। आप वो तो बताने को तैयार नहीं है। फिर मुराद सईद ने भी कहा कि ये चीज़ें तो आप इस्टेब्लिश चुकी हैं कि आप किसके एजेंडे पर हैं, आप किससे फंडिंग लेते हैं, आपके अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स कहाँ से चल रहे हैं। तो ये आज माहौल रहा कौमी असम्बली में। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी, अब अंदाज़ा लगाइए कि अपोजिशन को बात तो आज करनी चाहिए थी जो इस वक्त लोगों को मसाइल का सामना है। महंगाई पे बात करते, डेंगू के इशूज़ हैं, इस तरह की चीज़ों पे बात करते, मुआशी हालात पे बात करते, और चीज़ों पे बात करते। लेकिन अपोजिशन की जानिब से सबसे पहला मुतालबा क्या किया गया? आज पहला मुतालबा किया गया कि जी वो डिप्टी स्पीकर, क्योंकि उनके हल्के में इलेक्शन का लदम हुआ है, वो डिसीट हो गए, तो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराया जाए। दूसरा मामला क्या उठाया गया कि जो करप्ट लोग, मुलजमान जो गिरफ्तार हैं करप्शन में, उनको जो गिरफ्तार किया गया है उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएँ, क्योंकि हमारी जो फ्रंट सीटें हैं वो खाली होती जा रही हैं। क्योंकि एक एक करके गिरफ्तार हुए हैं, खुशीशा गिरफ्तार हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, बाकी सबका कहा गया कि वो गिरफ्तार है तो उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएँ। उसके बाद आज जो हैरत अंगेज़ बात वो ये है कि हुकूमती अरकान की जानिब से ही जो डेंगू के हवाले से जो डेंगू जिस तरह से फैला है और हुकूमती इदारे जिस तरह से नाकाम हुए, या हुकूमती बेंचों से बात हुई, हुकूमती अरकान ने ये बात की और हुकूमती अरकान इस मामले में आमने सामने नजर आए। अपोजिशन की जानिब से एक रुकन ने भी डेंगू के मामले में जो हुकूमती एक एतराफ़ सामने आया, रोशीन हामिद जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हाँ हमारी नाकामी थी, अप्रैल के अंदर जो है स्प्रे करना चाहिए था, उसको कंट्रोल करना चाहिए था, उसमें हमारी नाकामी थी, हम नहीं कर सके, अगले साल देखेंगे। ये इतना बड़ा एतराफ़ था कि उसके बाद तो जो अपोजिशन डेस्क हैं वो यहीं से उनको पकड़ लेते, आगे ना बढ़ने देते कि इतना बड़ा एतराफ़ किया हुकूमत ने कि वो नाकाम हुए हैं डेंगू से निपटने के लिए, जो उन्हें इकदाम करने थे वो नहीं किए। लेकिन किसी ने इस बात पे, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी, वो आराम से चुप करके बैठ रहे, क्योंकि आज उनका डिसाइडेड यही था कि आज PTM के अरकान इदारों पे हमले करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, सब उनको दाद देंगे और उनको मौका दिया जाएगा कि आज खुल के वो जो कहना चाहते हैं वो कहें।
अच्छा صدیق مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ کھل کر تنقید کرتے ہیں ہمارے اداروں پر وہ ادارے جو کہ پاکستان کے لیے جمہوری اداروں سے بھی بہتر ثابت. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیموکریسی کے بارے میں کو بات کر رہی ہوں, جمہوریت زندہ باد, جمہوریت ہمیشہ رہنی چاہیے, لیکن جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جمہوری لوگ ہیں, جمہور کو اگنور کر دیتے ہیں, جمہور کو وہ کھڈے لائن لگا دیتے کارنر میں کہ خبردار روٹی بھی نہ مانگنا, کپڑا بھی نہ مانگنا, مکان بھی نہ مانگنا, نوکری بھی نہ مانگنا, ضرورت کی چیزیں بھی نہ مانگنا, صرف ووٹ دو, چپ کر کے بیٹھو, اگلے الیکشن کا انتظار کرو. مجھے بتا دیں زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, فوج کو بلاؤ, فوج کو بلاؤ. ڈکٹیٹرشپ پہ باتیں کرتے ہیں. ایک ڈکٹیٹر تھے پاکستان کے جنرل ایوب خان صاحب, 7 ڈیم دیے انہوں نے پاکستان کو, وارسک دیا, منگلا دیا, سملی دیا, راول ڈیم دیا, ہب ڈیم دیا, تربیلا ڈیم دیا, خانپور ڈیم دیا. تو سوری ٹو سے اب میں کیوں کمپیریزن نہ کروں کہ ایک ڈکٹیٹر آپ کو 7 ڈیم دے کے دنیا سے چلا گیا اور آپ جمہوریت 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 روئے چلے جا رہے ہیں. ارے جمہور کو بھی کچھ دے دیں. دیکھیں آج یہی بات کی گئی, یہ کہا گیا مراد سعید کی جانب سے, اور علی محمد خان نے بھی بڑی جذباتی تقریر کی. انہوں نے یہی کہا کہ آپ ان اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں جن اداروں کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جو نعرے لگاتے ہیں, جن اداروں کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, وہی ادارہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف جانیں قربان کی ہیں. اور آج یہی انہیں کہا گیا کہ آپ کے جو جینوئن مسائل ہیں ان پہ بات کریں. اور یہ بھی کہا گیا مراد سعید کی جانب سے کہ آج آپ کھڑے ہو کے محسن داور صاحب جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں بلاول بھٹو کا, اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں مسلم لیگ نون کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پوری تحریک ان کے خلاف تھی. جو وزیرستان میں آپریشن ہوا وہ ان کے دور میں شروع ہوا. جو وہاں پہ ڈرون حملے ہوئے وہ آصف علی زرداری نے امریکہ کو کہا کہ بالکل آپ ڈرون حملے جاری رکھیں. تو جنہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی, جن کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر حملے ہوئے, ان کے وہاں تباہی و بربادی ہوئی, ان کے تو آج اب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں اس جماعت پہ جس کے لیڈر عمران خان نے 2004 میں بھی جب وزیرستان میں آپریشن شروع ہونے جا رہا تھا, واحد عمران خان تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو آج بڑی حکومتی اراکین کی جانب سے بھی پھر کھل کے بات ہوئی اور یہی کہا مراد سعید نے. انہوں نے کہا کہ حلقہ آپ کا ہے, آپ کسی اور کے جھنڈے پہ چل رہے ہیں, لیکن وہاں ہم جاتے ہیں, جرگے کرتے ہیں, آپ کے علاقے کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں وفاقی اور صوبائی سطح پہ فاٹا کے لیے اتنا بجٹ نہیں رکھا گیا جو ہم نے رکھا ہے. لیکن آپ بجائے اپنے علاقے کی ترقی کی بات کرنے کی, مسائل کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کی, آپ دشمن کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں. اور اگر آپ دشمن کا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے تو پھر کیسے آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ ہم تو آج بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہمیں مسائل تو بتائیں, اپنا ایجنڈا تو بتائیں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگائیں. 5 بار مطالبہ ہوا کہ لیکن تقریر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا دونوں نے. البتہ جب علی محمد خان نے جذباتی تقریر کی تو پھر اپنی نشست پہ بیٹھے بیٹھے جو علی وزیر ہیں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. لیکن ایک اور جو بہت افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ محسن داور نے اپنی تقریر میں پاکستانی فوج کے شہداء کو ہلاک اور جاں بحق کہا. جب اراکین اسمبلی جو حکومتی بینچ ہیں انہوں نے جب اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ آپ فوج کے جوانوں کو شہید کہیے, جاں بحق یا ہلاک مت کہیے, تب جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شہید کہہ دیتا ہوں. تو دیکھیں یہ اس طرح کی صورتحال ہے جس کا سامنا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کس طرح سے پاکستان کے اداروں کے خلاف تقریر کی گئی اور ان کے خلاف ایک زہر اگلا گیا. صدیق میں آپ کی بات ختم کرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کی بات ختم ہوئی, آپ کا پوائنٹ آیا. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی, میری روح کانپ کے رہ گئی کہ جی ہمارے جو پاک فوج کے شہداء ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, ہم تو یہاں پہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, بارڈرز پہ کون لڑ رہا ہوتا ہے جب اتنی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہم لائن آف کنٹرول کی آئے دن دیکھتے ہیں کہ بھارت خلاف ورزی کرتا ہے. یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں یہ کن کی ہوتی ہیں؟ فوجیوں کی ہوتی ہیں, وردی والوں کی ہوتی ہیں. ہم سویلینز آرام سے آرام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. میں تو سلام پیش کرتی ہوں تمام شہداء کو بھی, اور جو اب پاکستان کے لیے بارڈرز پہ کھڑے ہو کے لڑتے ہیں, یہ ہماری فوج ہے یہ چیز. لیکن مجھے بتائیے گا کہ ان کو یہ جاں بحق کہہ رہا ہے, یہ ان کو ہلاک کہہ رہا ہے. ایسی باتیں سننے کے بعد وہ 56 کمپنیز کا جو ملزم ہے جو کہ یہاں پر ایک خادم اعلیٰ بنا رہا تھا شہباز شریف, اس نے اپنی بھی باتیں بڑی ثابت کرنی ہے کہ کہاں گھپلے کیے, کس طرح کیے, اس لیے میں نے ملزم بولا, پھر ناراض ہوتے ہیں مجرم نہیں بولا. مجھے بتائیں کہ وہ بندہ ان کو گلے لگا رہا ہے, شہباز شریف کس بات پہ گلے لگا رہا ہے؟ کیا کر دیا انہوں نے کہ ایک شہید کو یہ ہلاک کہہ رہے ہیں, اس بات پہ گلے ملنا بنتا ہے ان لوگوں کو؟ غصہ کیوں نہ آئے پھر؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. بالکل علی محمد خان نے بھی یہ کہا, انہوں نے کہا میں بھی پختون ہوں. اسد قیصر صاحب نے کہا ہم ان علاقوں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ تو ہم ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں, امن. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے بھی ایک بار بات کی تھی
کہ فاٹا کے اندر اگر ایک چیک پوسٹ کے اوپر فوجی کھڑا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پختون ہو، وہ پشتون ہو، وہ سرائکی بھی ہو سکتا ہے، وہ آزاد کشمیر سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کراچی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ لاہور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی زبان کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر سب سے بڑی وہ بات وہاں پہ صدیق فاٹا جان، میں وہ کھڑا ہے پاکستانی ہے، چیک پوسٹ پاکستان کے کی اوپر، حفاظت تو وہ کر رہا وہاں ہے۔ پہ فاٹا کے لوگوں کے لیے سیکورٹی دینے کے لیے کھڑا ہے، پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے بغیر کسی اس کے وہ وہاں کے جو پاکستانی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور جب سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے تو چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی شہادتیں دیتے ہیں، وہ اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اور جو قربانیاں دیتے ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا بالکل درست کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر جا کے ان کو گلے لگاتے ہیں، نوید قمر صاحب جا کے ملتے ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما ان کو جا کے ملتے ہیں، JUIF کے لوگ جا کے ملتے ہیں، تمام اپوزیشن کے لوگ جا کے اور ان کو تمام لوگ ان کو جا کے گلے لگاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور انہیں مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اچھا صدیق مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جی، یہ سوال پوچھنے کا مجھے پتا ہے قیامت آ جائے گی اور یہ لوگ بولنا شروع کر دیں گے، سیکھ پا ہو جائیں گے، لیکن ہم تو سوال پوچھیں گے، ہمارا تو نام یہ بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ صدیق مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب عزتوں کے ٹوکرے لٹرلی سمیٹ کر آئے، سر پہ رکھوا کر آئے، انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، ان کی تعریفیں نہیں کر پا رہے، ان کو لگ رہا ہے کہ اس تقریر میں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ مسنگ تھا، وہ نہیں تھا۔ مجھے بتائیں، اور یہاں پہ ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے اداروں کا امیج خراب کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کو ایک گلے مل رہے ہیں، اب بھی ان کے لیے ہم کیا لفظ یوز کریں؟ پھر وہ لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، چلے میں وہ لفظ نہیں یوز کرتی، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کیا یہ پیٹریوٹ ہیں؟ ان کی پیٹریوٹک فیلنگز کیا 1% بھی زندہ رہ گئی؟ یہی بات سوال اٹھایا گیا اعجاز شاہ صاحب کی جانب سے، مراد سعید کی جانب سے، کہ جو بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگائے گا، وہ پاکستانی فوج زندہ باد کا بھی نعرہ لگائے گا، وہ کم از کم دشمن کے جھنڈے کو آگے نہیں بڑھائے گا، اور اس دوران مسلسل جو اراکین اسمبلی ہیں، حکومتی جو بینچ ہیں، وہاں پہ یہ نعرے لگتے رہے پاکستان زندہ باد کے، لیکن ایک بھی نعرے کے جواب میں جب سب جواب دے رہے تھے پاکستان زندہ باد کا تو ان کی طرف آنسر نہیں کہا، صرف ایک موقع کے اوپر جا کے اور علی وزیر نے کہا کہ میں کہہ دیتا ہوں پاکستان زندہ باد۔ تو یہ جب اس طرح کی افسوسناک صورتحال ہوگی تو پھر سوالات تو اٹھیں گے، اور پھر DGI SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ یہ چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ ان لوگوں کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کون ان کے پیچھے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، گو کہ یہ کہا محسن داور نے، انہوں نے کہا کہ اور علی وزیر نے کہ ہم قوم کو اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تشدد کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ہم بالکل جو ہے وہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے، لیکن اداروں کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی وہ بہت زیادہ الزامات لگائے، بڑے سنگین الزامات لگائے، اور ٹھیک ہے صدیق جان، آپ کا بہت شکریہ آپ کی سٹوری کے لیے، آپ کے تبصرے کے لیے، اور ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کا۔ زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رزق کماتے ہیں، پاکستان کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اور پاکستان زندہ آباد نہیں کہہ سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف یہ کہوں گی کہ شرم ان کو نہیں آتی۔ اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔